जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। देव दीपावली पर जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान नेत्री श्रीमती चौधरी किरण सिन्हा ने सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस के द्वारा इको गार्डन लखनऊ में किसानों, मजदूरों, बेरोजगारों, उपेक्षितों, शोषितों, पीड़ितों का धरना चल रहा है। इसी बीच अखिलेश यादव तमिलनाडु गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन ने बीपी सिंह की मूर्ति लगाई। बीपी सिंह की मूर्ति के स्थापना के अवसर पर तमिलनाडु पहुंचे। चर्चा इस बात को लेकर के शुरू हो गई कि अखिलेश यादव को ही स्टालिन ने क्यों बुलाया, कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया, और कांग्रेस के अलावा बिहार से तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बिहार, या बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके लालू यादव को क्यों नहीं बुलाया गया, या बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्यों नहीं बुलाया गया। विचारधारा तो एक ही है, नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव। और जब भाजपा के खिलाफ है तो फिर कांग्रेस को क्यों नहीं बुलाया। जब एक इंडिया बन रहा है, इंडिया बन गया है, तो उसमें जितने लोग शामिल हैं उन सबको बुलाया जाना चाहिए, लेकिन अखिलेश यादव को ही क्यों। कुछ लोगों ने कहा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है मसला कि गुटुरगू का मामला हो गया हो। गुटुरगू मन कबूतर वाला नहीं, सियासत वाला गुटुरगू, जिसमें एक सियासतदान दूसरे सियासतदान से गुटुरगू कर लेता है और खेल हो जाता है। इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके श्री मुलायम सिंह जी की वार्ता को देखा है। जनता के सामने मंच पर दोनों लोग मिलते हैं, एक दूसरे के कान में बात होती है, माने कानाफूसी होती है, और खेल शुरू कहा जाए कि खेल खत्म कहा जाए। माने जनता अब तक नहीं समझ पाई कि एक दूसरे ने कान में क्या बात किया। तो चर्चा इस बात की चल रही है कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुआ घोसी में, उसमें तो कांग्रेस ने सपा का समर्थन कर दिया, उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव। लेकिन जो उपचुनाव हो रहा था उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड के चुनाव में कांग्रेस ने, माने समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। जब कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया तो इस बात की पीड़ा कांग्रेसियों को हुई। तो वो पीड़ा उत्तर प्रदेश के नवमनोनीत प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय के मुखार बिंदुओं से प्रकट हो गया। श्री अजय राय ने कहा कि देखो, हमने तो घोसी में अपना कैंडिडेट भी नहीं दिया और ये लोग उत्तरांचल में लड़ा दिए, वोटों भी नहीं पाए, 1000 के लगभग वोट भी पाए, और टाइफिस हमारा कैंडिडेट हरवा दिए। इसी बात को बल तब मिला जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सपा के बीच बात नहीं बनी। कुछ लोगों ने कहा कि उधर गुटरगू हो गया, बात कहीं दिल्ली से तो नहीं हो रही है। लोग चर्चा कर रहे हैं कि बात कहीं दिल्ली के इशारे पर तो नहीं कैंडिडेट खड़े कर दिए गए मध्य प्रदेश में।
ऐसा लखनऊ की सियासी गलियों में चर्चा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस के पराजित होने की संभावनाएं, आशंका बलवती हो रही है। कुछ लोगों का कहना कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से दिल्ली से गुटरगू हो गई कि भाई जाओ देखो, कहीं ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की हार सुनिश्चित करना है तो इसलिए एक और बड़ा संदेश देना है। और वो संदेश बीपी सिंह की मूर्ति स्थापना पर। आखिर इससे संदेश क्या जाएगा, जनमानस क्या समझेगा कि बीपी सिंह की जयंती भी नहीं, मूर्ति क्यों लगाई जा रही है? बीपी सिंह की मूर्ति कोई अंबेडकर तो है नहीं बीपी सिंह कि हर महीना 2 महीना 4 महीना में हर 15 दिन में सप्ताह भर में कहीं कहीं मूर्ति ही लग रही है। बीपी सिंह की मूर्ति तो यूपी और बिहार में भी नहीं दिखाई देती है और दिखाई और वो लग रही है तमिलनाडु में। तो इसका लब्बो लुआब कुछ लोग ये निकाल रहे हैं कि बीपी सिंह की मूर्ति के बहाने से जनता को संदेश जा रहा है कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ नहीं है, स्टालिन कांग्रेस के साथ नहीं है। साथ ही दूसरा संदेश ये भी जा रहा है कि 2024 के लिए कहीं गैर भाजपा गैर कांग्रेस का एक समीकरण की शुरुआत तो नहीं हो रही है। तमिलनाडु में बीपी सिंह की मूर्ति लगाई गई है, उसमें अखिलेश यादव पहुंचे हैं, बोले हैं, संबोधित किए हैं और उनका 10% के लोग जिन्होंने मंडल कमीशन जब लागू किया तो कुछ लोगों ने उसका विरोध किया। जिन लोगों ने विरोध किया वही 10% आरक्षण भी ले रहे हैं। कौन सा आरक्षण? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। लेकिन मंडल कमीशन लागू करने वाले बीपी सिंह सामान्य वर्ग से थे, मंडल कमीशन का समर्थन करने वाले भी विभिन्न लोग सामान्य वर्ग से थे, मंडल कमीशन का विरोध करने वाले भी उस समय ओबीसी के भी बहुत से लोग थे। शुरू में तो मंडल कमीशन को लागू करने की बहुत बाद में लागू किया, तत्काल नहीं हुआ कि दिल्ली में आदेश हुआ और इन्होंने लागू कर दिया। और मुझे तो वो भी कहानी याद है अम्बेडकर महासभा में जब किस प्रकार से बीपी सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी थे और बीपी सिंह के भाषण के बाद मुलायम सिंह ने घोषणा किया मंडल कमीशन लागू करने की। ये परिस्थितियां बनी। बात पीडीए की कि क्या पीडीए के बल पर से चुनावी बैतरणी पार की जाएगी? तो बात घूम फिर कर की आती कि पीडीए अब पी, पिछड़ा, डी, दलित, ए, अल्पसंख्यक नहीं, अगड़ा हो गया। तो जिस प्रकार से बात तो पीडीए की जाती है, बात तो बहुजन की जाती है, बात तो 85% की जाती है, बात तो भूरा बाल साफ करने की जाती है, परंतु जैसे ही मौका मिलता है तो फिर जिन 15% का विरोध किया जाता है उन्हीं को सारा माल मलाई भी सौंप दिया जाता है। राजनीतिज्ञों का कहना है कि भाई ये माल मलाई तो उन्हीं से मिलेगा, माने 15% वालों से मिलेगा। इसीलिए पहले 15% के खिलाफ माहौल बना करके 85% को एकजुट किया जाता है, उनसे वोट लिया जाता है, नोट लिया जाता है। फिर बड़े पैमाने पर नोट लेने के लिए उन्हीं 15% वालों को वो विभिन्न पद दे दिए जाते हैं। जो लोग आज कह रहे हैं कि न्यायपालिका में 15% क्यों है, विभिन्न प्रकार के मंत्रालयों में दिल्ली में 3 ही
सचिव स्तर के लोग हैं, तो जब उनकी हुकूमत थी तब उन्होंने क्यों नहीं बनाया? अरे प्रतिबंध लगा देते कि अब 15% वालों को एक भी पद पर नहीं रखा जाएगा, सारे पद 85% के लिए भरे जाएंगे, तो क्यों नहीं किया? माने जब हुकूमत में बैठे रहेंगे सालों साल, तब एससी भूल जाएंगे, एसटी भूल जाएंगे, ओबीसी भूल जाएंगे, माइनॉरिटी भूल जाएंगे, और याद रहेगा केवल जनरल जनरल जनरल। जनरल से पैसा लो पद दो, जनरल से पैसा लो पद दो। जिन लोगों ने बिहार में क्रांति सिंह को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया, रघुवंश प्रसाद सिंह को मंत्री बनाया, वो लोग एससी और ओबीसी को मंत्री क्यों नहीं बनाया? जनता सवाल कर रही है। जनता यह भी सवाल कर रही है कि जिन लोगों ने कहा, नारा दिया, माहौल खड़ा किया, जब उनको मौका मिला सांसद बनाने के लिए, तो उन्होंने कितने सांसद एससी बनाए, कितने एसटी बनाए, कितने ओबीसी बनाए, कितने माइनॉरिटी बनाए? आखिर सांसदों की संख्या सामान्य वर्ग से ही क्यों अधिक हो जाती है? राज्यसभा में सामान्य वर्ग के लोगों को वह लोग भेजते हैं जो सामान्य वर्ग का विरोध करते रहते हैं, तो सामान्य वर्ग को भेज देते हैं। आखिर कौन सा समीकरण है, कौन सा टेक्निक है कि जिसका विरोध करते हैं उसी को भेज देते हैं, उसी को माल मलाई खिलाते हैं, टेंडर उन्हीं का पास करते हैं, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को देते हैं, मीडिया का बड़ा बड़ा ग्रांट भी उन्हीं को देते हैं, एड भी उन्हीं को देते हैं, एनजीओ का एड भी देते हैं, बिजनेस का सब्सिडी भी उन्हीं को देते हैं। तो किसी ने कहा भाई ये आखिर कब तक चलेगा? तो किसी सज्जन पुरुष ने कहा जब तक ये 85% जागेगा नहीं तब तक यही होता रहेगा। 85% का वोट लेने के लिए, नोट लेने के लिए 85% को ये महानुभाव गुमराह करते रहेंगे, और 15% वालों से बड़े पैमाने पर नोट लेकर के उन्हीं को पद देते रहेंगे, उन्हीं को माल मलाई खिलाते रहेंगे। तो मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री के साथ चर्चा हुई इस विषय पर। तो यह स्थिति बनी कि कुछ जातियों के नाम लिए जाते हैं, उनके खिलाफ माहौल बनाया गया, लड़ाई लड़ी गई, परिणाम हुआ कि कुछ जातियों को सत्ता से हटा दिया गया, और सत्ता से हटा करके 80 के दशक में जिन जातियों को न लाया गया, वो जातियां भी हमारे साथ अन्याय अत्याचार कर रही हैं। तो अब अति पिछड़ा के साथ जो भी शोषित है, पीड़ित है, दलित है, उपेक्षित है, उसको साथ में लाया जाएगा। इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन अलायंस, इंदिरा गठबंधन, इसमें विशेष भूमिका निभा रहा है। उसने बना दिया समीकरण KDA। के माने कायस्थ, डी माने दलित, ए माने अति पिछड़ा। जो कायस्थ समाज है, कायस्थ समाज की उपेक्षा हो रही है, भारत सरकार में एक भी कायस्थ मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश में लगभग पिछले वर्षों से एक भी लोकसभा सदस्य नहीं है, राज्यसभा सदस्य नहीं है। अभी हाल में कांग्रेस ने अपनी सूची जारी किया, उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव, उसमें एक भी कायस्थ नहीं रहा। तो उस कायस्थों को लेकर के बड़ा हाय तौबा मचा के, अरे भाई कोई एक को कायस्थ नहीं, माछी की मूड़ी ताईने कायस्थ नहीं। तो किसी ने याद दिलाया कांग्रेस का ही हाल नहीं है, भाजपा ने भी इससे पहले सूची जारी की थी, तो उसमें भी एक कायस्थ नहीं था। कई बार ऐसा हुआ, भाजपा की सूची आई, एक भी कायस्थ पदाधिकारी नहीं, कांग्रेस की सूची आई, एक भी कायस्थ पदाधिकारी नहीं। तो जो कायस्थ समाज के नेता हैं
वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कायस्थ क्यों नहीं, कायस्थ आर्थिक रूप से सक्षम क्यों नहीं। जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं तो फिर राजनीतिक रूप से कैसे सक्षम बनेगा। ये सब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भाजपा और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियां भी कायस्थ को टिकट नहीं देती हैं। पहले कांग्रेस देती थी, बाद में फिर कांग्रेस ने कुछ भाजपा से सीख लिया कि जब भारतीय जनता पार्टी जब से बनी तब से आज तक उत्तर प्रदेश से एक भी लोकसभा का टिकट किसी कायस्थ को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। कांग्रेस ने भी वही बात सीख लिया और पिछले 2-3 मर्तबा से उसने भी कायस्थ को लोकसभा का टिकट देना बंद कर दिया। और अब सूची में भी यही कांग्रेस ने सीखा भाजपा से कि जब भाजपा किसी कायस्थ को अपनी सूची में नहीं बना रही है, उपाध्यक्ष महामंत्री इस प्रकार से, तो कांग्रेस काहे को बनाए। उसके बावजूद भी प्रश्न उठाया। सुभाष श्रीवास्तव तो न रही, 50 वर्षों से जब से मैंने होश संभाला कांग्रेस से ही लगे हुए। मोहसिना किदवई यूथ ब्रिगेड के भी अध्यक्ष रहे। तो सुभाष श्रीवास्तव ने भी नाराजगी जाहिर किया जो अजय राय जी ने सूची जारी किया, माने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के श्री अजय राय। और इस बीच एक अजय राय से प्रतिनिधि मंडल भी कायस्थ समाज का मिला हुआ था। तो उस प्रतिनिधि मंडल के मिलने के बावजूद, बात रखने के बावजूद, और उस प्रतिनिधि मंडल की मुंबई में अभी अजय राय जी गए हुए थे, तो कायस्थ समाज का जो प्रतिनिधि मंडल लखनऊ में श्री अजय राय जी से मिला था, उसकी मुंबई के लोगों को जोड़ने की भी बड़ी प्रभावी भूमिका रही थी। क्योंकि कायस्थ समाज संपूर्ण देश में है, विदेश में है, तो बंबई में भी बड़े पैमाने पर कायस्थ समाज है जो खासकर यूपी, बिहार, झारखंड, हिंदी भाषी प्रांतों से गया हुआ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे इलाकों से गया हुआ है। तो बहरहाल एक वार्ता मुंबई में भी हुई। तो लौटकर फिर उसी बात पर आते हैं कि आखिर वीपी सिंह की मूर्ति स्थापना पर अखिलेश यादव को क्यों बुलाया गया, स्टालिन ने क्यों बुलाया। तो लब्बो लुआब यही निकल रहा कि अखिलेश और स्टालिन जब एक साथ खड़े होंगे तो यह चर्चा छिड़ेगी, लोगों में जाएगा संदेश कि कांग्रेस से दूरी बन रही है, भाजपा से तो दूरी बनी ही हुई है, तो गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक गठजोड़ बनने की संभावना बनेगी। और जब जनता ये सोचेगी गैर भाजपा गैर कांग्रेस माने स्टालिन, अखिलेश, ये सब कांग्रेस के साथ नहीं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, नेताओं का मनोबल टूटेगा, मतदाता का मनोबल टूटेगा और वो वोट कहीं से कहीं कर देगा। परिणाम क्या होगा, भाजपा की जीत। तो कुछ लोगों ने कहा कि जो आरोप एक अल्पसंख्यक वर्ग के नेता पर लगता है कि ये भाजपा की बी टीम, एक अनुसूचित जाति के नेता पर यह आरोप लगता है कि भाजपा की बी टीम, तो किसी ने कहा कि अल्पसंख्यक नेता, अनुसूचित जाति नेता भाजपा की बी टीम हो या ना हो, लेकिन कुछ यह नेता इस प्रकार के हैं जो उन तथाकथित अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति के नेताओं से भी ज्यादा मजबूती के साथ भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। 3 दिसंबर को लोगों की नजरें लग रही हैं, निगाहें जा रही हैं 3 दिसंबर को क्या होगा। तो 3 दिसंबर को तो एक तरफ 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मणिपुर, और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में एक भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम एवं द्वितीय राष्ट्रपति, भारत के अद्वितीय राष्ट्रपति, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। और यह जयंती पर एक कार्यक्रम
संविधान पर चर्चा की शुरुआत करेगा और यह लगभग 3 महीने कार्यक्रम चलेगा। 3 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ से कार्यक्रम शुरू होगा, भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती पर। इसमें विभिन्न कास्ट संगठन शामिल हैं, विभिन्न अनुसूचित जाति जनजाति के संगठन शामिल हैं, अति पिछड़े और अल्पसंख्यक संगठन शामिल हैं। भारतीय संविधान की विशेषताओं को, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को, विभिन्न नियमावलियों को, उपखंडों को, खंडों को जनता के बीच जागरूक करना है और यह जागरूकता पूरी करके 28 फरवरी, लगभग 3 महीने बाद 28 फरवरी को पुनः इको गार्डन लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि पर पुनः एक लामबंदी होगी और एक पुणाहुति दी जाएगी। भारतीय संविधान दिवस अभी 26 नवंबर को बनाया गया, तो उसमें एक खास बात ये जो चर्चा में रही, मानवतावादी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. माधव जी से जो वार्ता हुई, बातचीत हुआ, विभिन्न लोगों के साथ एक चर्चा परिचर्चा जो हुई कि आखिर 26 नवंबर को जो भारतीय संविधान दिवस मनाते हैं अधिकांश लोग, तो उसमें एक बात पर ही बल क्यों दिया जाता है कि भारतीय संविधान को सिर्फ एक आदमी ने बना दिया। अधिकांश वक्ता संविधान पर बहुत बड़ा भाषण देने लगते हैं, बड़ा लंबा भाषण देने लगते हैं, लेकिन संविधान में क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं, भारतीय संविधान क्या प्रावधान करता है, उन पर कोई चर्चा नहीं। चर्चा सिर्फ एक बात पर कि भारतीय संविधान को फला व्यक्ति ने बना डाला, कैसे बना डाला, कितने दिन में बना, इस पर कोई चर्चा नहीं। क्या बहस हुई भारतीय संविधान पर, क्या बहस हुई, इस पर कोई चर्चा नहीं। धारा 370 लगाने के लिए धारा 370 पर क्या चर्चा हुई, अल्पसंख्यकों के आरक्षण पर भारतीय संविधान पर क्या चर्चा हुई, माने विभिन्न प्रकार की जो स्थिति परिस्थिति हैं उन पर भारतीय संविधान में क्या चर्चाएं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। बस एक चर्चा, भारतीय संविधान को एक व्यक्ति ने बना डाला। चर्चा यह भी नहीं होती है कि भारतीय संविधान को एक व्यक्ति ने नहीं, माने भारतीय संविधान को इंद्र प्रकाश बौद्ध ने नहीं, भारतीय संविधान को संविधान निर्मात्री सभा ने बनाया, जिसके अध्यक्ष थे भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बिहार के। फिर बात आती है समितियों को लेकर के, तो घूम फिर करके एक प्रारूप समिति बड़ी चर्चा में ला दी जाती है, जबकि विभिन्न समितियों के चेयरमैन भी रहे जवाहरलाल नेहरू, विभिन्न समितियों के चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल भी रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिवस मनाने वाले लोग, पुण्यतिथि मनाने वाले लोग, सरदार पटेल को अपना बनाने वाले लोग, अपने से रिश्ता जोड़ने वाले लोग संविधान के मामले में चुप हो जाते हैं, क्योंकि प्रायः राजनीतिक लोग होते हैं, बड़ा जोड़ घटाना गुणा भाग करके कहते हैं कि ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान भारतीय संविधान में है, बहुत बड़ा योगदान है, वो विभिन्न समितियों में रहे, लेकिन भारतीय संविधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है, यह बताने का वक्त यह नहीं है। क्योंकि अगर यह बता दिया गया कि भारतीय संविधान निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान रहा है, तो एक वोट बैंक हमारा नाराज हो सकता है, वो थोड़ा सनक जाएगा और सनकी में हो सकता है भाई हमको वोट ना दे, तो इसलिए जो है कहां इस विवाद में फंसो, कहां इस पछड़े में फंसो
कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की भी बड़ी भूमिका रही है, हजरत मोहानी की भूमिका रही है, अबुल कलाम आजाद की भूमिका रही है। सब पचड़े को छोड़ल बाई। केवल एक बात बताओ कि संविधान को एक व्यक्ति ने बना दिया। यह भी मत बनाओ कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, 2 साल 18 महीने 2 साल 11 महीना 18 दिन में बना, यह भी मत बताओ। बस वो भारतीय संविधान गए, लिख के दे दिए, ले जाओ। इस प्रकार की चर्चाएं आर.एस. मानेव जी के साथ रही कि भारतीय संविधान के ये जो तथ्य हैं ये छुपाए क्यों जाते हैं। ये भारतीय संविधान से संबंधित तथ्य छुपाने वाले लोग क्या कम दोषी हैं, जो सिर्फ एक रट लगाए पड़े हैं कि भारतीय संविधान बदल दिया जाएगा, भाजपा भारतीय संविधान खत्म कर देगी। लेकिन भारतीय संविधान में जो संशोधन हुए उन पर कोई चर्चा नहीं। क्या भारतीय संविधान में कुछ और संशोधन करने की आवश्यकता है जिससे सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको संपत्ति में अधिकार मिले? देश की आजादी के 75 वर्षों के बावजूद भी सबको शिक्षा क्यों नहीं मिल पाई, सबको रोजगार क्यों नहीं मिल पाया, सबको संपत्ति में अधिकार क्यों नहीं मिल पाया? ये बात छोड़ दिया जाए तो केवल इसी बात पर चर्चा कर लिया जाए कि भारतीय संविधान बनने के बाद, लागू होने के बाद, माने 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हो गया, अंगीकृत कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। उसके बावजूद भी आरक्षण क्यों नहीं भरा, आरक्षण क्यों नहीं पूरा हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो कहते थे कि फला जाति बड़ा गड़बड़ कर रही है, फला जाति गड़बड़ कर रही है, लेकिन जो लोग फलानी जाति, ढमाकी जाति को अपराधी की तरह सिद्ध करते थे, अपराधी बताते थे, जब वह लोग शासन सत्ता में आ गए तब क्यों नहीं आरक्षण को पूरा किया, तब क्यों नहीं सबको शिक्षा रोजगार की व्यवस्था किया, तब क्यों नहीं संपत्ति के अधिकार के रास्ते को आगे पर बढ़ाया? तो विभिन्न विद्वानों का मानना है कि रास्ता केवल एक है, वो रास्ता है देश को बचाने का रास्ता, देश को बनाने का रास्ता, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रास्ता, भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का रास्ता। वो खुद नहीं बने, न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री, न मुख्यमंत्री, न विधायक, न सांसद, न गांव के प्रधान, न सभासद, उन्होंने बनाया, लोगों को बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, न जाने कितने लोगों को विधायक सांसद बना दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण का कहना था कि भांग तो पूरे कुएं में ही भांग मिली हुई है, और जब पूरे कुएं में भांग मिली हो तो फिर संपूर्ण क्रांति, इस देश में संपूर्ण क्रांति होना चाहिए। तो संपूर्ण क्रांति के लिए 11, 12, 13 एक कार्यशाला, सम्मेलन, कुछ लोग बैठ रहे हैं, एक चिंतन शिविर होगा शरद यादव की प्रथम पुण्यतिथि पर, भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम शुरू होगा, माने 11 जनवरी को, और 12 जनवरी को शरद यादव की पुण्यतिथि, 13 तक, 11, 12, 13 3 दिन का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें हाउ टू रिवाइव एंड सर्वाइव संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति को कैसे दीर्घजीवी एवं पुनर्जीवी बनाया जाए, इस पर चर्चा होगा, आगे की रणनीति बनेगी। भारत के विभिन्न प्रांतों से संपूर्ण क्रांति के चाह रखने वाले विभिन्न समाजवादी लोग, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मानने वाले लोग जुटेंगे। आप सब देखते रहिए जनता खबर। धन्यवाद।